Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. सभी को जोहार। मेरा नाम राहुल कुमार विश्वकर्मा है और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेरा रैंक 6 आया है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है। इसे बताने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः गिरिडीह ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गिरिडीह के ही एक छोटे से गांव से पूरी हुई है। उसके बाद 10वीं पूरी करने के बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में 2018 में साइंस से उत्तीर्ण की है, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन संत जेवियर्स कॉलेज रांची 2021 में मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया है, और उसके बाद मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो इस तैयारी में आने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बता देना चाहूँगा कि ये जो मैंने फुली फ्लेजेड जो केवल जेपीएससी की तैयारी है वो सितंबर 2023 से पूरे मेंस तक की है, लेकिन उससे पहले मैं जब अपने कॉलेज के डेज में ही था तो मेरी तैयारी वहीं से शुरू हो गई थी। वहाँ पे एक स्टडी आईक्यू करके चैनल हुआ करता था, तो वहाँ पे महिपाल सिंह, प्रशांत धवन सर, ये सब लोग, बहुत सारे वीडियो, सिद्धांत अग्निहोत्री सर, ये सारे सर जो थे वो हिस्ट्री के लेक्चर्स हो चाहे पॉलिटी के लेक्चर्स हो पहले बना के डाला करते थे। तो मेरी एक आदत थी कि मैं उन लेक्चर्स को फॉलो करता था, थॉरली फॉलो करता था, बहुत रिलीजियसली फॉलो करता था। इसके अलावे स्कूल के डेज में भी मैं क्विजिंग हो चाहे जीके हो, लूसेंट वगैरह जो है मैंने बहुत पहले से ही कंप्लीट करके रखा हुआ था। तो जब मैं कहूँ कि मैंने जो तैयारी की है पूरी 9 महीने में कंप्लीट की है, तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि मैंने केवल 9 महीने में ही ये सब कुछ कर लिया है। मेरी जो फाउंडेशन थी मैंने उस चीज़ को बना के रखा हुआ था, लेकिन तैयारी जो होता है कि सिलेबस के आधार पे तैयारी जो होती है मैंने सितंबर 2023 से शुरू की। तो सबसे पहले मेरा फोकस था कि सिलेबस को कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो आपका पहला जो प्रयास होना चाहिए ये होना चाहिए कि आपसे वो डिमांड क्या कर रहा है, जो एग्ज़ाम है उसकी डिमांड क्या है। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो है सिलेबस और PYQs। तो आपको सिलेबस में देखना पड़ेगा। अब मैं जेपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हर राज्य का एक आयोग होता है, राज्य सेवा आयोग। उसी में झारखंड का भी झारखंड लोक सेवा आयोग है, जो झारखंड में जो प्रशासनिक हो सेवा हो चाहे पुलिस सेवा हो, ये सब पदों के लिए ये रिक्तियां निकालती है और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करके सरकार को अनुशंसा करती है। तो ये जो परीक्षा है वो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। इसका सबसे पहला चरण ही होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको इसके आधार पे जितना भी पोस्ट होगा उसके आपको 15 गुना लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक्चुअल एग्जाम होगा आपका। तो इसका काम है कि केवल जितने एप्लीकेंट्स हैं उसमें से 15 टाइम्स जो सीट के है, सपोज कीजिए 342 सीट है, तो इस बार 7000 लोगों को लिया गया मेंस की परीक्षा को लिखने के लिए। तो एक तरह से ये एलिमिनेशन राउंड है। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपका जो पीटी है वो ना रुके किसी भी वे में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वो क्या कहता है। जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो 2 पेपर को अपने साथ रखता है, GS 1, GS पेपर 2। GS पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको जैसे जो नॉर्मल GS होता है भारतीय स्तर पे वो मिलेगा, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस
और इसके अलावा करंट अफेयर्स, और इसके अलावा 10 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में भी आपको झारखंड को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है कंप्लीटली झारखंड पे बेस्ड आधारित होगा। आपको सब सारे प्रश्न 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो झारखंड से ही पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि अब 2 पेपर है, इतना लंबा सिलेबस है, तो आप लेकिन इसमें पाएंगे तो देखेंगे कि जो सिलेबस है जेपीएससी का उसमें आपको बाकायदा उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी उस दिशा में कीजिए जो जेपीएससी का सिलेबस में लिखा हुआ है। आपको आपकी जो पूरी तैयारी है उस दिशा में होना चाहिए। यदि उन्होंने कहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपकी तैयारी उस दिशा में और जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वहां से कवर करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपको है कि पीटी निकालने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज यूज किया जाता है। पहला स्ट्रैटेजी है कि बैलेंस्ड अप्रोच, कि आपने जो झारखंड के 110 प्रश्न पूछे गए हैं और 90 प्रश्न जो भारतीय जीके के हैं, तो आप दोनों में क्या बैलेंस्ड अप्रोच रखें कि आपने पेपर 1 में भी जितना स्कोर किया पेपर 2 में भी आप उतना स्कोर कर रहे हैं। और दूसरा अप्रोच है झारखंड हैवी अप्रोच, जो मूलतः यहाँ के झारखंड के बच्चे हैं वो सेकंड अप्रोच पे ध्यान देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो झारखंड के पेपर में 110 प्रश्न में से 80 से 90 सही करें, और उसके बाद जो जीके है, नॉर्मल जीके, इंडियन जीके है, उसमें कोशिश करते हैं कि 40 से 50 सही कर दे, तो आराम से आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन मेरा अप्रोच डिफरेंट था। मैंने सोचा कि मैं जितनी भी तैयारी करूंगा मैं बैलेंस अप्रोच पे लेके जाऊंगा। क्यों? मैं इसके कुछ फायदे आपको गिनाना चाहूंगा। क्योंकि आपको जब मेंस लिखना है तो इसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस जो है वो जीके का, इंडियन जीके का आपको मिल जाएगा। 3 यदि क्वेश्चन आपके इंडियन जीके से रहेंगे तो 1 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा। ऐसा सारे ही पेपर में, जीएस के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो फाउंडेशनल लेवल है उसको आप दोनों वे में, दोनों अप्रोच में पेपर को सॉल्व करें। कि आप यदि पेपर 1 में भी 60 ला रहे हैं तो पेपर 2 में भी कोशिश करें कि उससे कुछ ज़्यादा लेकर आए, ताकि आपका जो जीएस वाला पोर्शन है जो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है उसको बनाए रखें। तो जीके के लिए, जो इंडियन जीके के लिए जो मैंने तैयारी की है, वो पहले तो जो स्टैंडर्ड किताबें हैं आप उसे ले सकते हैं। वो मुख्यतः मेंस की आपकी तैयारी करवाएगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाए। और स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में यूपीएससी के बहुत सारे मैराथन चलते हैं। जैसे कि आपको यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी का भी जो इंडियन जीके वाला जो बहुत सारा सेक्शन है वो जेपीएससी से मिलता जुलता है और उनके प्रश्न भी काफ़ी मिलते जुलते आते हैं। तो उसमें जैसे हिस्ट्री के लिए तो उसमें एक शुभम गुप्ता सर है, उनका यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आप पूरी हिस्ट्री उनसे कवर कर सकते हैं। जैसे ही एक मधुकर कोटाने सर हैं, वो अनअकैडमी में टीचर हैं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब में इंडियन ज्योग्राफी का जो है पूरा डाला हुआ है मैराथन, आप उससे देख के इंडियन ज्योग्राफी कर सकते हैं। फिर पॉलिटी के लिए आप एग्जाम क्वेस्ट के अनीश मोहन सर की वीडियोस देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप अनीश मोहन सर का फिर से मैं कोट करना चाहूँगा, उनके ही वीडियो लेक्चर्स सारे देख सकते हैं। तो अब लेकिन आप देखिए, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आपने केवल लेक्चर देख लिया, आप उसके नोट्स नहीं बनाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती आप वहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का जो है सिलेबस पढ़ना, ये आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है। इस चीज़ को आप अपने मन से जो भी है उसको निकाल के रखिए। ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, तो आप जितने बार सिलेबस को आप रिवाइज कर पाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो आप कोशिश करें कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपका हाथ को भी याद होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कॉपी में नोट्स करते जाएं, और नोट्स ही केवल नहीं बनाना है, नोट्स बनाने के बाद रेगुलर आप उसको रिवाइज करते जाएं। और इसके अलावे फिर आपको फिर मॉक्स जो है वो लगाना शुरू कर देना चाहिए, कि जितने ज़्यादा आप मॉक्स देंगे, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो आपका बेटर होता जाएगा। और चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अब आती है बात पेपर 2 की। पेपर 2 में जो आपसे पूछा जाएगा वो झारखंड का ही पूरा पूछा जाएगा, और उसमें भी जेपीएससी ने आपका काम आसान करके रखा हुआ है कि पूरे सिलेबस को उन्होंने बांट दिया है। उसमें सारे सेक्शन से वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे उन्होंने बता दिया है। तो इसी पे आधारित जो मैंने फॉलो किया था वो उड़ान पब्लिकेशन की सार संग्रह की किताब आती है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल ही बिलीवर नहीं हूँ कि 10 किताबों को या फिर 10 सोर्सेस को पढ़ो।
मैं इस चीज़ में बिलीवर हूँ कि मैं एक सोर्स को पढूं और 10 बार पढूं, और ये मैंने किया भी है। उड़ान की जो किताब है उससे आप 70 से 80 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यदि आपने उड़ान की किताब 10-12 बार अच्छे से रिवाइज कर ली है और उसके जो एक वस्तुनिष्ठ आता है, उड़ान का सार संग्रह का वस्तुनिष्ठ आता है, आपने उसको भी 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, उसको कर लिया है बार बार, आपने 9000 क्वेश्चन, यानी 9000 क्वेश्चन को यदि आपने 3 बार किया तो 27000 हो गए, तो आप झारखंड में आसानी से 60 से 70 प्रश्न सही करके आएंगे। इसके अलावे फिर अब बात आती है अगले चरण की, और जो कि और इसमें से करंट अफेयर जो पार्ट है उसको मैंने छोड़ दिया। वो करंट अफेयर के लिए आप झारखंड के लिए, मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के रोज द हिंदू पढ़ा करता था। द हिंदू की आर्टिकल पढ़ने की मेरी आदत थी और वो मैं कंटिन्यू करता था रोज, लेकिन वो आपको प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, झारखंड में स्पेसिफिकली काम नहीं आएगा। तो झारखंड में आप एक डीएसपी की पाठशाला करके पब्लिकेशन है, शिवांगन पब्लिकेशन है, उसकी किताब आती है डीएसपी सर की वार्षिकांक आता है करंट अफेयर के लिए, आप उसको भी रिलीजियसली कर सकते हैं। प्रीलिम से पहले जो आएगा जो ईयर का, आप उसको 2-4 बार कर ले और उससे रिलेटेड जो भी मॉक्स हैं वो लगा ले। और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर है, जेपीएससी के हो चाहे उससे पहले यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेएसएससी के भी हो या फिर किसी भी एग्जाम का झारखंड का प्रश्न जो है, आपको कोशिश करनी है कि सारे के सारे करके जाने हैं। यदि आपने देखा होगा कि यदि एक्साइज का भी प्रश्न है वो भी कर लीजिए, कांस्टेबल का भी प्रश्न है वो भी कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में जो सिलेबस है काफ़ी डिफाइंड और बहुत छोटा सिलेबस है। तो आप जितने ज़्यादा प्रश्न करके जाएंगे, आपके जो प्रोबेबिलिटी है सही करने की वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। और करंट अफेयर के लिए डीएसपी सर की जो किताब है उसको आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। वो आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार, जितने बार हो सके, वो 100-150 पेज की किताब होती है, आप उसको 10 बार कम से कम करके जाएं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लगा के जाएं। अब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की, जो कि आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है कि मेंस ही आपका जो है रैंक तय करेगा। इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं रखना है। जो मतलब ये प्रीलिम्स हो गया कि आपको एलिमिनेशन राउंड से बचाएगा, लेकिन असली तैयारी आपकी होनी चाहिए जो कि ब्रॉड वे में होता है, पूरी लिखित परीक्षा होती है और 6 पेपर्स में ये चीज़ होती है। तो पहला पेपर जो होगा, इसमें 6 पेपर में बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आपको ये 3 दिनों में ही 6 पेपर लिखने होंगे और प्रत्येक पेपर 3-3 घंटे लिखने होंगे। मतलब रोज के आपको 6 घंटे लिखने हैं और 1 घंटे का मात्र आपको ब्रेक मिलेगा। तो आपको इस तरह से स्टैमिना अपना बिल्ड करना है कि आप लगातार 18 घंटे 3 दिन में लिख पाएं। आपका हाथ, क्योंकि ये आपके केवल नाम मेमोरी में स्ट्रेन डालेगा, आपके केवल ब्रेन पे जाके इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये आपके पूरे बॉडी को भी एक तरीके से ड्रेन कर देगा। तो आप कोशिश करें कि जितना भी हो आपकी सिटिंग एक लंबी कैपेसिटी की सिटिंग रखने का आप प्रयास करें। नहीं तो आप 1 से 1.5 घंटे लिखते लिखते एक पेपर बोर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम होता जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग यदि उसके बाद यदि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करते हैं या फिर कभी भी तैयारी करते हैं, तो आप अपने तैयारी है उसको आप कभी भी करें तो फिर आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग सिटिंग को रखें। 1 घंटा 1.5 घंटा एक सिटिंग में आप पढ़ने की कोशिश करें, तो उससे आपका क्या होगा कि स्टैमिना बिल्ड होगा। और साथ साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं, और मेंस की स्पेसिफिक तैयारी में पेपर 1 का मैंने बता दिया कि पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो पेपर 1 में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। तो यदि आपने एक अच्छी से तैयारी करी है और आपका यदि बेस स्ट्रांग है तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं। मात्र 33 नंबर आपको लाने होंगे 100 में, उसके बाद उसका जो नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो टिप्स है, इसको मैं 2 तरह के टिप्स में बांटूंगा। एक हो गया आपका एग्जाम लेवल पे और दूसरा हो गया आपके पर्सनल लेवल पे, लाइफ लेवल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि लाइफ लेवल पे आप जाएं तो नेगेटिव नहीं होना है। आपको कितनों भी परेशानी आए, कुछ भी हो, कभी आपको मन करेगा पढ़ने का, कभी मोटिवेशन नहीं आएगी, कभी लगेगा कि आप तैयारी में स्टक हो गए हैं, आपको उस चीज़ से हार नहीं मानना है। आपको उस चीज़ से निकल के फाइट ही करते रहना है। आपको बस एट द एंड ये याद रखना है कि सब कुछ बेटर होगा, इसलिए आपको उसी मोटिवेशन के साथ याद रखना। या फिर जो तैयारी के दौरान है आपको बहुत ज़्यादा कट नहीं जाना समाज से, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए। आप यदि सोशल मीडिया को अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें। मैंने पर्सनली, मैं जब तक मैं तैयारी में था तब तक मैंने कोई सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं किया। मैं इंस्टा में भी नहीं था, मैं फेसबुक में नहीं था, मैं किसी भी वे में सोशल मीडिया में नहीं था। मैं बस यूट्यूब में कभी कभी कुछ वीडियोस देख लिए तो देख लिए, अदरवाइज मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल डिसकनेक्टेड था। तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना,
आपको बहुत सारे लोग नहीं रखने हैं। आप कोशिश करें कि जो जेन्युइनली आपके साथ है, सपोज कीजिए आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, तो आप कोशिश करें कि उनसे आप रेगुलर टच में रहें। आपके जो माता पिता है उनके साथ आप रेगुलर टच में रहें। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। अब है दूसरा जो टिप्स है, सबसे बड़ा टिप्स जो रहेगा वो रहेगा कि तैयारी के दौरान, एग्जाम के तैयारी स्पेसिफिक, वो रहेगा कि रिवीजन को आप अपना आधार बनाएं। सिलेबस को पकड़ें और जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि किसी बहुत बुद्धिमान पुरुष ने कहा था कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आजकल चूंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आप 10 जगह से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करें। आप एक जो चीज़ आपने सोर्स पकड़ लिया, आप उसी सोर्स पे स्टिक रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तैयारी के दौरान ही फोमो हो जाएगा कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ा, मार्केट में कुछ नया आया है, मैंने ये नहीं पढ़ा। सपोज कीजिए कोई आपका दोस्त है वो दूसरा सोर्स फॉलो कर रहा है, फिर आपके अंदर फियर आ जाएगा कि मैंने वो नहीं पढ़ा। आप अपने जो एक बार आपने सोर्स तय कर लिया है, आप उस पर स्टिक रहें, हमेशा बस उसी को रिवाइज करें। आप कोई दिक्कत नहीं, यदि आप एक बार रिवाइज करें, 2 बार करें, 10 बार भी हो जाता तो कोई नहीं, आपके लिए पॉजिटिव वे में ही काम करेगा। और यदि आप 10 सोर्सेज पे जा रहे हैं तो फिर आपका इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल ही ज़्यादा आप अपने ही लूप में फंस जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को करें। इसके अलावा फिर है कि एग्जामिनेशन में ही कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। क्योंकि आप एक कहावत भी सुनेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक यदि मैं बोलूँगा कि यदि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उससे पहले सब PYQs को कर लिया हो, आपने टेस्ट सीरीज अच्छे खासे दे दिए हों, तो इनसे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो एग्जामिनेशन हॉल का सिमुलेशन आपको मिल जाएगा। अब बात आती है सारे GS पेपर की। तो यहाँ पे झारखंड में जो है आपको 4 GS पेपर देखने को मिलेंगे। पहला जो GS है उसमें आपको उसको बोला जाता है सोशल साइंस। उसमें से आपको पूछा जाएगा हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में भी जो सिलेबस है आपको अब है कि एग्जाम में कूदने से पहले वो आपको सबसे पहले देखना है कि आपसे जो सिलेबस है वो क्या है, उसका कितना आपको पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 4 भागों में विभक्त है। पहला जो पार्ट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा जो पार्ट है वो है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो जो आपको जब हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो है मॉडर्न को एंशिएंट हो, तो वहाँ पे भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डिफाइंड है। सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको 10-10 पॉइंट में आपको अच्छे से समराइज किया हुआ है। तो आपको जो भी आप तैयारी करें तो आप सिलेबस को साथ में रख के करें। जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करें। आपको बहुत ज़्यादा भटकाव से तैयारी नहीं करनी है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए लेकिन जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, उसको ही आपने नहीं पढ़ा। तो आपको कोशिश करनी है कि सिलेबस को साथ रखिए और जो जो टॉपिक है, यदि आप स्टैंडर्ड किताबों से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने जो तैयारी की सबसे पहले आपको सिलेबस का तह को पकड़ना है और पूरे सिलेबस पे एक बार गो थ्रू हो जाना है। तो सिलेबस में गो थ्रू होने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जितने भी स्टैंडर्ड किताबें थी, जैसे एंशिएंट के लिए RS शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर की किताब है। इसके अलावा झारखंड हिस्ट्री के लिए मैंने अलग अलग जगह से सोर्सेज से मटेरियल से, सपोज यूट्यूब वीडियो में कुछ है झारखंड हिस्ट्री, वहाँ से देख लिया। कहीं पे उड़ान की किताब में मुझे कुछ अच्छी लगी, मैंने उसे निकाल के अच्छे से पैराग्राफ वाइज कर दिया। तो मैंने पहले पूरे सिलेबस में जो एक बार गो थ्रू हो गया है पूरा। अब गो थ्रू क्यों होना है आपको, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपसे सारे पेपर्स में जितने भी GS के पेपर हैं सब में आपको 20-20 प्रश्न यानी कि 40 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो बहुत एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा मेंस का सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही कोई टफ नेचर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आसान। यदि आपने पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आसानी से सब में 16-15 ऐसा करके प्रश्न सही कर सकते हैं। और यदि आपने 60 से 70 के बीच में आपने स्कोर यदि किया ऑब्जेक्टिव में, तो जो कि बहुत एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और वो आपके सपोज कीजिए आपने 80 प्रश्न में से आपने यदि 60, मेरा जो पर्सनल था वो 68 सही किया मैंने, तो 68 में मतलब 136 मार्क्स जो है वो मैंने केवल ऑब्जेक्टिव में ही उठा लिए।
तो आपको फोकस करना है कि वहां से से ज़्यादा नंबर हो वो उठाए जा सके, और उसके लिए आपको सिलेबस में एक बार कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है मेंस में जो लिखने वाला पार्ट है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल से बताया कि सब में 4-4 सेक्शंस डिवाइड है, तो 4 सेक्शंस में आपको टोटल ऐसा 2 पेपर मिलेगा। पेपर 1 हिस्ट्री का जो पोर्शन है और ज्योग्राफी का पोर्शन है। ज्योग्राफी में भी जो सेक्शंस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा आपको। तो सारे सेक्शन से जेपीएससी आपसे एक एक प्रश्न पूछेगी, लेकिन लिखना आपको 4 ही प्रश्न है, 2 हिस्ट्री से और 2 ज्योग्राफी से। तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। आप चारों पोर्शन में अपना पूरा एनर्जी और एफर्ट लगाने के बजाय आप उसको कम करके 3 पोर्शन को कवर कर सकते हैं दोनों साइड से। 3-3 पोर्शन को कवर करने से आपको फायदा ये होगा कि आपका जो कम से कम एक सेक्शन में आपको 10 टॉपिक मिल जाएंगे, तो वो जो 10 टॉपिक का एक्स्ट्रा बर्डन है रिवाइज करने में, वो आपका कम हो जाएगा, और ऊपर से आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। और मैंने ये तैयारी के दौरान अपने कमरे में चिपकाया भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है रिवीजन इज द की। आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसका डिमांड समझ गए, उसके बाद आपको रिवाइज ही करते रहना है। अपने जो आपने पढ़ा है यदि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आपको अपने आप पे बिलीव कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा रिवीजन करने के बाद ये हो गया आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी, और लिखने में ये सारे स्ट्रैटेजी आपको ऐसा ही फॉलो करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सारा सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, और जो लिखने वाला पोर्शन है उसमें से आपको जितने पोर्शन 8 पोर्शन मिलेंगे आपको या फिर 4 पोर्शन मिलेंगे, आपको 3 कवर करके जाना है, ताकि यदि एक क्वेश्चन कहीं से टफ भी पूछा जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेक्शन हो जहां से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। अब आता हूं पेपर, जो नेक्स्ट पेपर है जो कि आपका रहेगा पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। ज्योग्राफी के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि मैंने पर्सनली एक आईपीएस हैं महेश बर्नवाल, उनकी किताब आती है ज्योग्राफी की, काफ़ी वो उन्होंने जो भी लिखा है, जितने भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप उसको अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। और झारखंड की ज्योग्राफी के लिए आप उड़ान की ही किताब को मैं बोलूँगा कि आप वो जो पॉइंट वाइज लिखी हुई है आप उसको क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको नदी के बारे में पढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि, और ज्योग्राफी में भी एक स्ट्रैटेजी ये है कि यदि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी को अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, और यदि आपने बहुत अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी को कर दिया तो आपके जो मार्क्स आने के चांसेस है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इसमें से आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर ज्योग्राफी में कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें डायग्राम बनाएंगे, आप उसमें मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए यदि आपको झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है तो आप झारखंड का मैप बना सकते हैं, उसमें सारे नदी, जितने भी नदी हैं वो आप उनको दर्शा सकते हैं, फिर उनका जो बेसिन है वो दिखा सकते हैं, कहाँ पे डैम बने हैं वो दिखा सकते हैं, उससे क्या रिलेटेड चीज़ें हैं झारखंड के, किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, उसमें इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है, ये सब दिखा सकते हैं, इनको जियोलॉजिकल फीचर्स को दिखा सकते हैं। तो एक मैप से आपने क्या किया कि केवल ना आपने थिंकिंग को ब्रॉड कर लिया, ऊपर से जो आंसर एग्जामिनर है उसको भी खुश कर दिया कि आपने एक ही जगह पे ये आउटलाइन दे दिया कि मैं इतने डायमेंशंस में सोच सकता हूं, तो उससे आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं, और आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी। आप जब भी जेपीएससी के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले सिलेबस निकालें, आप लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में जाएं और वहां पे देखें कि कौन सा जो पोर्शन है वो जेपीएससी के सिलेबस में है। आप केवल ढंग से उन सारे सेक्शंस को कवर कीजिए और उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। उसी प्रकार जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी लक्ष्मीकांत की किताब ही आती है, आप उसको ले लें और उसमें भी पहले टिक लगाएं कि आपको कौन कौन से सेक्शंस कवर करके जाने हैं। और उसमें आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे गुड गवर्नेंस हो, जो कुछ डायनेमिक टॉपिक्स है, आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा, तो आप उन सब डायनेमिक सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का मदद ले सकते हैं। आपने गूगल सर्च कर लिया, आपने चैट जीपीटी का मदद करके अपने आंसर्स को समराइज करवा लिया। ये सब चीज़ों को आप अच्छे से यूज करके आप अपने नोट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके
अलावे जो नेक्स्ट पेपर है वो है अब इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ झारखंड। आप यहाँ पे जब देखेंगे तो सबसे पहला चीज तो है इकोनॉमी में भी आपको उसी तरह मैंने जो किया था, मैंने रमेश सर की किताब ली, बहुत सारे रमेश सिंह जो हैं उनकी किताब उठाई इंडियन इकोनॉमी की। बहुत सारे लोग इसमें डिफर भी करते हैं, आप संजीव वर्मा सर की भी किताब ले सकते हैं, आप बहुत सारे जो है मुन्नाल इकोनॉमी जो पढ़ाते हैं मुन्नाल सर, आप उनके भी जो हैंडआउट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब भी ये किताब पढ़ें उससे पहले आप 11th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमी आती है किताब, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक किताब आती है, आप उसको थॉरली अच्छे से कर लें। वहाँ पे आप यदि अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको जैसे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। और इस ऐसा जो सिलेबस में भी दिया हुआ है, और तब आप जाके रमेश सिंह की किताब पढ़ेंगे और उसमें भी यही अप्रोच करना है। रमेश सिंह आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है जेपीएससी में, फिर से जाइए जेपीएससी के सिलेबस में जाइए और देखिए कि कौन कौन से सेक्शंस रमेश सिंह से आपसे पूछे जाएंगे। और मैं तो कहूंगा कि यदि आपको जेपीएससी दे रहे हैं तो आप झारखंड के सेक्शन को जरूर रेडी करें। और झारखंड के सेक्शन को रेडी करने के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स रहेगा आपका, उस जिस साल आपकी ये परीक्षा हो रही है उससे पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे को मैं बिल्कुल ही कोताही नहीं, आप कहीं से उसका मटेरियल ना उठाएं प्लीज। आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो 700 पेज का होगा, पेजेस का होगा, लेकिन आप जाएं वहां पे आपको चैप्टर वाइज झारखंड का जो इकोनॉमी है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। यदि आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के बारे में लिखना हो, चाहे बैंकिंग के बारे में लिखना हो झारखंड में, चाहे यहाँ पे फाइनेंशियल क्या कंडीशन है वो लिखना हो, एफआरबीएम के बारे में लिखना हो, तो आपको सारा कुछ डेटा सहित यहाँ का जो इकोनॉमिक आउटलुक है आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि आप 700 पेज कैसे वो पढ़ेंगे। 700 पेज आपको गो थ्रू तो करना है, लेकिन आप उसके कंसाइज वे में जो नोट्स हैं वो आप 60 से 70 पेजेज में बना सकते हैं। और वो आपको ना इकोनॉमी के आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जो झारखंड वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा। तो आपको कोशिश करनी है कि झारखंड के लिए आप झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर ध्यान दें। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है। अब जो साइंस है तो इसमें थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो तो 20 पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अलावे इसमें 32 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 5 अलग अलग सेक्शंस में। तो पहला जो सेक्शन होगा वो फिजिकल साइंसेस का होगा, लाइफ साइंसेस का होगा, एग्रीकल्चर साइंसेस का होगा, और शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है। तो ऐसा करके आपको 5 सेक्शंस मिल जाएंगे और एक इन्वायरमेंटल साइंस का आएगा। अब क्या है कि पांचों सेक्शन इसमें आपको प्रिपेयर करना होगा, इसमें आप कुछ भी कोताही नहीं बरत सकते। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं कि जैसे जितने पोर्शन लिखे हुए हैं आप उसको ना करके, होता है कुछ चीज़ों को आप छोड़ भी दे तो इसमें उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ही आपको और में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, यदि आप कुछ छोड़ के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर भी आपको वो लिखने में आसानी हो जाएगी। तो फिजिकल साइंसेस के लिए मुझे चूंकि मेरा पूरा एमएससी तक रहा है, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स मैंने किया है और फिजिक्स भी मैंने काफ़ी दिन तक पढ़ा है और बहुत थॉरली पढ़ा है, तो मुझे उतना ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं वो अच्छे से आंसर्स लिख सकता था। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें तो आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के फिजिकल वाला पोर्शन जैसे साउंड है, साउंड को आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, और सारे सोनार सिस्टम है आप उसको ही एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अब आगे जाएंगे लाइफ साइंसेस वाला पोर्शन, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मिलेगी वो है एनसीईआरटी ही। आपको कोशिश करनी है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी से और 12th क्लास की एनसीईआरटी से आपको हेल्प लेके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद बहुत सारे सेक्शन से जैसे आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है या फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, तो आप ये कहीं पढ़ने के बजाय आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रखा हुआ है। तो सपोज करिए आपको टीबी के बारे में पॉलिसी पढ़ना है कि भारत का जो टीबी का पॉलिसी है वो टीबी उन्मूलन का क्या पॉलिसी है,
तो आप वहाँ से डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं, या तो वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें या फिर उस पीडीएफ को क्रॉप करके आप बाहर निकाल लें और उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है आंसर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं भी आंसर लिखेंगे तो आप डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और दूसरा फायदा होगा कि आपको जो एक होता है ना कि मीडिएटर के थ्रू इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलेगी, आपका जो डायरेक्ट क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसी तरह आपको यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी पढ़नी है तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएं और वहां से जो पॉलिसी वो निकालें। यदि आपको एनर्जी सिक्योरिटी पढ़ना है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वेबसाइट में जा सकते हैं। यदि एनर्जी डिमांड पढ़ना है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वेबसाइट में जाके अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की एनर्जी डिमांड कब रही है, कौन से मंथ में कितना है, हम लोग अपना एनर्जी डिमांड किस तरह से पूरा कर रहे हैं, उसमें पाई चार्ट बाकायदा दिया हुआ है, उसमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने नोट्स में। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्रीकल्चर साइंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए मैंने जो किया था वो मैंने माजिद हुसैन सर की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की किताब आती है, तो मैंने उससे बहुत ज़्यादा थॉरली जाके नोट्स बनाए थे। वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो सेक्शंस है वो मिल जाएंगे, जैसे कि किसी का क्रॉप साइकिल क्या है, नाइट्रोजनिफिकेशन क्या होता है, और सारे जो अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो झारखंड स्पेसिफिक पोर्शन है वो मैंने कवर किया था। सावित्री मैम जो पिछले बार की रैंक 1 है, उनके नोट से मैंने उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, जिसमें से आपको कोशिश करना है इसमें भी जब आंसर लिखें, आप एग्रीकल्चर में हो चाहे इन्वायरमेंटल से हो, तो आप कोशिश करें कि झारखंड के भी कुछ संदर्भ को यदि आप दे सकें तो वो आपके आंसर में बहुत ही पॉजिटिवली एक्ट करेगा। अब चूंकि मैं इतना बता रहा हूं तो मैंने काफ़ी हद तक एक आंसर राइटिंग वाला जो एस्पेक्ट था वो कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं समराइज कर देना चाहूँगा आंसर राइटिंग में कि सबसे पहला तो है कि आपके अंदर वो स्टेमिना होनी चाहिए कि आप 18 घंटे लगातार बैठ सके। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिवीजन कैसे करें, उसके लिए भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको नोट मेकिंग एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप पढ़ें या फिर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो केवल देखें नहीं, आप अपने हाथ को भी वो चीज़ में इंगेज करवाएं। इससे आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेटर होती जाएगी और इन्हेंस होती जाएगी। तो आप कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उसको कर भी रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग एक मेथड होता है, वो चीज़ आपके साथ वो इनकॉर्पोरेट होता जाएगा। जब आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड हो, बहुत ज़्यादा आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके हों, तो फिर आपको कोई अच्छी सी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो आपको रिमार्क लिखे जा रहे हैं आपके कॉपी में, सपोज कीजिए आपने कुछ आंसर लिखा, आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे जो एग्जामिनर है आपको यदि कुछ दे रहे हैं रिमार्क कि आप अपने आंसर में इस चीज़ की कमी है, तो फिर आप कोशिश करें कि वो जो गलती है अगली बार ना हो, मतलब लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये भी चीज़ आपको बांध के रखना है अपने साथ कि जब कभी भी आप आंसर लिखें, कोशिश करें कि यदि आपको एक बार सिंगल कोई रिमार्क मिल गया है, दूसरी बार वही सेम रिमार्क आपको ना मिले। जो अलग रिमार्क मिले, मतलब एक बार जो रिमार्क मिल गया, नेक्स्ट टाइम वो रिमार्क आपकी कॉपी में नहीं आनी चाहिए। उससे आपकी राइटिंग स्किल्स और बेटर और प्रेजेंटेबल वे में होती जाएगी, और जितना ही ज़्यादा आप प्रेजेंटेबल आंसर लिखेंगे उतना ही चांसेस आपके हैं कि आपको आंसर्स जो है, मार्क्स जो है वो ज़्यादा एलोकेट होगा। और इसमें जो आंसर लिखना कितना है ये भी अब इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीएससी जैसा एग्जाम नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि उसमें शब्द जो वर्ड का होता है एक लिमिटेशन होता है। इसमें आपको एक 48 पेजेस की नोटबुक मिलेगी, वो भी रूलिंग नोटबुक मिलेगा लिखने के लिए। आंसर सीट मिलेगी वो 48 पेजेस की एक आंसर बुकलेट मिलेगी, और उसमें से ही आपको अपना पूरा आंसर कंक्लूड करना है। तो आपके पास एक पूरी तरीके से एक, जैसे पेंटर के पास बोलते नहीं है कि एक कैनवास होता है कि आप अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उस जो आपको उनका कैनवास है, उसी प्रकार आपका पेन और जो आपकी आंसर बुकलेट है कैनवास की तरह है। तो चूंकि यूपीएससी में वर्ड की लिमिट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहना होता है अपने आंसर्स में कि आप जो लिख रहे हैं टू द पॉइंट लिखें, केवल पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा नहीं देना होता और आप आगे निकलते जाएं। लेकिन जेपीएससी का जो आंसर राइटिंग है वो बिल्कुल ऐसे की तरह है। आप एक होता है एग्जामिनर को एक दुनिया में ले जा सकते हैं, वो आपको फील कर सकता, महसूस कर सकता है आपके आंसर्स में कि आपकी जो थिंकिंग है वो किस वे में है। इसमें आपको केवल ये नहीं दिखाना कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है,
बट आपको ये भी दिखाना है कि आपके अंदर सब्जेक्टिविटी है। तो वो कैसे आएगी? तो आप सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन जो होता है वो इंट्रोडक्शन एक अच्छा, सपोज कीजिए आप इकोनॉमी लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं अपना आंसर को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को कि नीति आयोग का कोई डेटा है, एनएफएचएस का कोई डेटा है। यदि आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो यदि आपको किसी का कोट है, सपोज कीजिए आप मेडिवल का आंसर लिख रहे हैं, यदि बर्नी का कोट आपको आ गया तो आप कोट से आंसर लिखने का ट्राई करें। उससे आपके आंसर में जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और वो निकल के सामने आएगा। और ऊपर से चूंकि आप यदि क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे जेपीएससी का, तो इससे पहले जितने भी जेपीएससी हुए हैं उसमें आपको जो टेलवर्ड्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। आपको क्रिटिकली एनालाइज या फिर एक्सप्लेन, इलुसिडेट, ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार के जेपीएससी में देखेंगे आपको क्वेश्चन सीधे सीधे अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि जो आप एक अधिकारी से जो एक्सपेक्टेड होता है कि आपके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच हो, उस अनुरूप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि जो क्वेश्चन पढ़ें आप तो उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें कि मतलब यदि आपसे क्रिटिकली एनालाइज पूछा जा रहा है तो आपको कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करें, ना कि आप पूरे जाके उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे लिख दिया लेकिन आपने क्वेश्चन के डिमांड को पूरा नहीं किया। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कोशिश करना है कि आपका जो आंसर का थीम हो वहीं पे हो। जैसे यदि आपको क्रिटिकली एनालाइज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखना है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना है। उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हुए वो भी लिखने हैं, उसका क्या थिंकिंग हो सकता है, अलग अलग लोगों का उस चीज़ को लेकर मानना क्या था, आप ये भी उसमें इंक्लूड करें। इससे क्या होता है कि आपने उस जो भी एक वे है एक नॉर्मल इंसान के जैसा नहीं देखा है, आपने हर पक्षों को ध्यान में रख के एक पक्ष बनाया और उसमें कंक्लूजन देना बहुत ही जरूरी है कि आप उसको कंक्लूड करें कि आप क्या सोचते हैं उस चीज से, कि आपकी क्या व्याख्या है। तो आप वो टेल वर्ड्स के अनुसार अपने आंसर को मॉडिफाई जरूर करें। तो उन चीजों से क्या होगा, आपके आंसर की जो प्रेजेंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपके जो मार्क्स हैं वो फिर बेटर होते जाएंगे। अब इतना सब कुछ कंक्लूड करने के बाद, मेंस को कंक्लूड करने के बाद, फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आपका होगा वो है इंटरव्यू। क्योंकि अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ऑलरेडी 950 मार्क्स का आपको जो परीक्षा है वो हो चुका है। तो इंटरव्यू का वेटेज मात्र 100 नंबर का होता है, लेकिन फिर भी रैंक में ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है। तो आपको इंटरव्यू को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको इंटरव्यू में यहाँ पे जेपीएससी का इंटरव्यू आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट चलेगा, इससे ज़्यादा आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा। तो इंटरव्यू का जो बोर्ड मेंबर बनेगा या तो सर्विंग सेक्रेटरीज रहेंगे या और जो मेंबर हैं जेपीएससी के उनका ही बोर्ड बनेगा। तो इसमें इंटरव्यू का बेसिक मतलब होता है, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट का बेसिक मतलब होता है कि आप एक शिक्षित व्यक्ति से, एक अफसर से क्या उम्मीदें होती है, आपको हर पक्ष जो है वो अच्छे से पता है या नहीं। ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है मेंस में, आपने कितना ब्रॉड वे में सोच सकते हैं वो हो चुका है। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, आप चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्या आप उसको समाज की समस्याएं जो है आप उसको पॉजिटिवली सॉल्यूशन निकालने के लिए देखते हैं या फिर आप उसके लेके एक धारणा बनी हुई है। तो आपको इन सब चीज़ों को अपने पर्सनैलिटी में लेके आना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइंड हो जाए, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो जैसे कि पोस्ट ही कहता है कि आप एक सिविल सर्वेंट होंगे, तो आप लोकहित में एक जो ब्यूरोक्रेट के जो ट्रेट्स होते हैं उसको डेवलप करने का प्रयास करें। और ये उतना आप पढ़ाई करने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एनालिटिकल अप्रोच और ज़्यादा ही बेटर होता जाएगा। जैसे मुझसे इस बार के इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप कहेंगे कि जो झारखंड का जीडीपी का 10 से 12% किसी स्पेसिफिक योजना पे दे देना क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? तो यदि यहाँ पे मेरे पास ये अप्रोच था कि मैं डायरेक्टली, जो एक होता है कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो बता देता कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं दिया जा सकता किसी भी योजना में, लेकिन मैंने वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र में रखा कि झारखंड में जो पॉवर्टी इंडेक्स है आप वो देख लीजिए, चाहे झारखंड में जो न्यूट्रिशन का लेवल है आप वो देख लीजिए। तो आपको हर पक्ष को, हर पहलू को केटर करते हुए अपने आंसर में एक बैलेंस्ड अप्रोच लाके अपने आंसर्स को करने हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, चूँकि मैं इससे पहले CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ,
तो वहाँ पे मैंने आंसर्स भले ही किए, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी नीचे था। तो मैं भले ही आप आंसर्स को किसी भी वे में करेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके उत्तर में, तो वो आपको मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए आप जो भी बोलें, यदि आपको नहीं आता है तो कॉन्फिडेंटली आप उस चीज़ को रख दीजिए कि ये सॉरी सर, मुझे इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आगे से जानने का। वहाँ पे आपको हिचकना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं जानते तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश करें कि यदि आपको नहीं आता है तो सीधे तौर पे वो बोले कि मुझे ये चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, या फिर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। तो उस चीज़ से आप डरे नहीं, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है, आप यदि किसी प्रेशर सिचुएशन में हैं तो आप वहाँ पे सकुचाएंगे नहीं एक कठोर फैसला लेने में। तो एक जो सिविल सर्वेंट से जो एक्सपेक्टेड होता है वो आपके अंदर आ जाएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। इसके अलावा झारखंड में चूंकि एक शिक्षित व्यक्ति से ये भी आशा की जाती है कि वो आसपास के जो घटनाएं हैं तो वो उन चीज़ों से अवेयर रहें। तो आप जब भी रिजल्ट आए मेंस का, उसके बाद का हो या फिर पहले का करंट अफेयर से चूंकि आप अपडेटेड रहेंगे मेंस पढ़ने के बाद ही, कोशिश करें कि रोज का आप अखबार एक बार से पढ़ लें, एक बार नज़र दौड़ा लें क्या अखबार में लिखा हुआ है, आसपास क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या चल रहा है, या फिर झारखंड में ही क्या चल रहा है, हर वे में, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वे में आप उसको देख लें। उस वे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पे अच्छे से एक आंसर कर सके, अपना एक पक्ष बता सके। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बताना चाहूँगा कि इस बार मैं जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू 12 जून को था, तो उससे पहले ही यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन अटैक किया था और उसके फाइटर जेट गिरा दिए थे। तो चूंकि जो सेक्रेटरी सर थे वो भी इंडियन एक्सप्रेस शायद वो पढ़ते होंगे और मैं भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के गया था, तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न ही पूछ लिया कि जो है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल वे में जो है कि यूक्रेन रशिया वॉर से भारत को क्या सीख मिलती है। तो चूंकि वहां पे ये चीज डिस्कस किया गया था कि जो लो टेक हार्डवेयर हैं, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, चाहे वो जितने भी एक्स्ट्रा जो अभी मॉडर्न नोवेल टेक्नोलॉजीज हुआ, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने $7 बिलियन का नुकसान कर दिया था रशिया का, मात्र $200 मिलियन का जो यूक्रेनियन ड्रोन था। तो मैंने डायरेक्टली सर को ये चीज़ बताया, सर भी वो चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये इन्होंने इस चीज़ की भी जानकारी रखी है। तो आपको इंटरव्यू में कोशिश करनी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल होलिस्टिक रहे, आपका किसी भी कोई भी वे हो। यदि आपने लिखी है कि आपकी कुछ हॉबी है तो आप हॉबी से भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, और आप ऐसे सुपरफ्लुअस कुछ हॉबी को ना लिख दें कि जैसे आपने लिख दिया कि आपने बोर्ड को इंप्रेस करने के लिए लिख दिया कि आप चेस खेलते भी नहीं है, आपने बोर्ड को इंप्रेस करने के लिए चेस लिख दिया। यदि उन्होंने वो चेस खेलने वाले निकल गए और आपसे सीधा ही उन्होंने कोई मूव के साथ स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे साथ चेस खेलिए माइंड वाला, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी यदि आप बता भी रहे हैं हॉबी, तो बहुत ईमानदारी से बताएं कि जो आप करते हैं। यदि आपकी हॉबी पढ़ना है तो वो वही बताइए, यदि आप गाना सुनते हैं, गाने सुनना पसंद करते हैं तो वही हॉबी बताइए। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके ऑनेस्टली आप बता दीजिए, तो आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे आंसर आएंगे। और यही थी मेरी पूरी जो तैयारी है वो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की, और इतना ही मेरी जर्नी है। धन्यवाद।